3 दिन तक बीबीसी पर इनकम टैक्स का सर्वे चला। इनकम टैक्स ये भी कह रहा है कि उन्होंने इनकम टैक्स के कई नियमों की अनदेखी की, मगर क्या बीबीसी डरा? आप जानते हैं बीबीसी ने अपने बयान में क्या कहा है? बीबीसी ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह की पत्रकारिता हम करते रहे वो आगे भी करते रहेंगे। इसी पत्रकारिता के, बीबीसी की इसी पत्रकारिता के कायल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, उस वक्त मैं बीबीसी लंदन में था। जगदीप धनखड़ जो कि मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, वो एक वकील हुआ करते थे। वो जब भी इंडियन हाई कमीशन आया करते थे, और इंडियन हाई कमीशन के बिल्कुल साथ में बुश हाउस था जहां पर बीबीसी का दफ्तर था। जगदीप धनखड़ हमेशा कहते थे कि यार किसी ना किसी बहाने बीबीसी मेरा इंटरव्यू कर ले। वो जब भी आते थे हमेशा चाहते थे बीबीसी उनका इंटरव्यू करे। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि बीबीसी जैसी संस्थाएं जो हैं वो भारत का नुकसान कर रही हैं, वो भारत के खिलाफ हैं। ये बात अलग है कि जब आप एक वरिष्ठ वकील हुआ करते थे, जब आप लंदन आते थे, तब आप इसी बीबीसी के दफ्तर में आया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका बयान याद होगा जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उस बयान में उन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन में कोई खबर आती थी कोई विश्वास नहीं करता था, मगर जैसे ही बीबीसी में वो खबर आती थी सब विश्वास करते थे। आज उसी बीबीसी को तुम भ्रष्ट और बकवास बता रहे हो, एक ऐसे प्रवक्ता जिसका नाम गौरव भाटिया है। ऐसे प्रवक्ताओं के जरिए तुम बीबीसी को गाली दे रहे हो, और तुम्हें लगता है कि बीबीसी डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। अगर बीबीसी का पत्रकारिता में विश्वास है तो वो एक कदम पीछे नहीं हटने वाला है। मैं तुम्हें ढेरों मिसाल दे सकता हूं। न्यूज क्लिक, बीबीसी ने तो सिर्फ सर्वे का सामना किया ना दोस्तों। न्यूज क्लिक ने पहले प्रवर्तन निदेशालय के 114 घंटे की रेड का सामना किया, न सिर्फ उनके दफ्तर पर, प्रबीर पुरकायस्थ जो उनके संपादक थे उनके घर पर। प्रबीर पुरकायस्थ जो 70 साल से ऊपर हैं, उनको लगातार परेशान किया गया। रेड के बाद फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। लगातार एक छोटे से मीडिया संस्थान को परेशान किया गया। क्यों? क्योंकि जब किसान का आंदोलन चल रहा था तब मैं अपने कार्यक्रमों के जरिए किसानों की आवाज न्यूज क्लिक पर उठा रहा था। जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था तब शाहीन बाग के लोगों के दर्द वो न्यूज क्लिक आपके सामने रख रहा था। मैं उस दर्द को आपके सामने रख रहा था। नतीजा एक बहुत ही क्रूर रेड। मगर क्या न्यूज क्लिक पीछे हटा? नहीं हटा साहब। न्यूज क्लिक के लिए अब भी मैं 3 शोज करता हूं। न्यूज चक्र, बोल के लब आजाद हैं तेरे, इंडिया की बात। जाके उन शोज को खंगालिए और देखिए कि उसका फोकस क्या है। याद कीजिए कि आपने न्यूज क्लिक के खिलाफ क्या क्या गंदा प्रोपेगेंडा चलाया था। चाइना के एजेंट, देशद्रोही और न जाने क्या क्या। मुझे बदनाम किया गया था। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और न जाने कितनी उलूल जुलूल बातें कही थी, मगर क्या मैं उससे डर गया? क्योंकि जब न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी की रेड पड़ी थी तब एक पूरे दिन मुझे भी ईडी ने बिठाकर रखा था। और आप जानते, आज मैं एक बात बताने वाला हूं जो इससे पहले मैंने कभी आपको नहीं बताई। ईडी का वो अधिकारी जब मुझसे पूछताछ कर रहा था तो पहली बात उसने मुझसे ये कही कि अभिसार जी, हमें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सीधा फरमान है कि आपको रगड़ना है। ये शब्द थे उसके, आपको रगड़ना है, आप बस अपनी जान बचाइए। उन्हें लग रहा था कि मैं डर जाऊंगा, उन्हें लग रहा था कि मेरे अलमारी में न जाने कितने कंकाल हैं और इन कंकालों के सामने आने से मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा और न्यूज क्लिक के बारे में अनाप शनाप कहना शुरू कर दूंगा। मगर दोस्तों, जब आप इस युग में जब आप पत्रकारिता करते हैं ना, तब बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका दामन पाक साफ हो,
आपके दामन पर एक छोटा सा भी दाग ना हो। इसलिए मैं उनके तमाम सवालों का जवाब देता गया। उन्होंने करीब 10-12 घंटे मुझे रगड़ा होगा। वो लगातार मुझसे कह रहे थे कि न्यूज़ क्लिक को तो हम बंद करवा देंगे, आप अपना सोचिए। लगातार डरा रहे थे। और आप जानते हैं, जब वो पूछताछ खत्म हुई तो जांच अधिकारी ने क्या कहा? उस जांच अधिकारी ने कहा, अरे अभिसार जी, हमने तो ये उम्मीद की थी कि आपके बैंक अकाउंट से फलाना राज निकलेगा, वो राज निकलेगा। हम तो बहुत मायूस हुए। आपकी तो जिंदगी बिल्कुल साफ सुथरी है। क्यों नहीं होगी मेरी जिंदगी साफ सुथरी? आप जानते हैं मुझे किस चीज की ख्वाहिश है? मुझे पैसे की ख्वाहिश नहीं है, मुझे लोकप्रियता की भी ख्वाहिश नहीं है। मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाहिश सिर्फ अपने परिवार की मोहब्बत है। अब तुम उस चीज को खत्म थोड़ा ना कर सकते हो। हां, मैं जानता हूं तुम उसे भी खत्म कर सकते हो। अगर क्रूरता की हद तक लोग आ गए तो लोग उसे भी खत्म कर सकते हैं। मगर मेरी ताकत मेरा परिवार है, मेरी ताकत मेरी पत्नी है। और जब मुझ पर हमला किया जा रहा है तो यह मत सोचिए कि वो उससे अछूती थी, नहीं। उन पर भी तमाम केसेस दर्ज किए गए, उनको भी लगातार प्रताड़ित किया गया, उनके प्रमोशन को भी रोका गया करीब 1 साल तक। और वो सरकार में है, भारत सरकार में है। निर्मला सीतारमण उनकी बॉस हैं। मगर उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि आपकी पत्रकारिता की वजह से मेरा इतना नुकसान हो रहा है। हालांकि आप खंगाल लीजिए, कहीं पर भी मेरी पत्नी ने इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो क्यों कहेंगी? वो जो कहना चाहती हैं उनका अपना एक निजी विचार है। वो सार्वजनिक तौर पर उसको जाहिर नहीं करती हैं। वो अपनी बात कहती हैं, मेरी उनसे बात होती है, बस वो अपना काम करती हैं और करती रहती हैं। आप जानते हैं 2016 से वो हमारे साथ नहीं है, उन्हें बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। 2016 से मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूं खुद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने मर्द हैं जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं? बताइए बताइए बताइए। जब मैं एबीपी न्यूज में भी था तब भी मेरी पत्नी को इन्होंने देहरादून भेज दिया था, जबकि उनकी मेरठ में ट्रांसफर हो गया था, फिर भी उन्हें देहरादून भेज दिया। अब भी वो एक ऐसी जगह है जहां से आने में उन्हें कम से कम 8-9 घंटे लगते हैं। लिहाजा वो सप्ताह के अंत में आती है। अब आप कहेंगे बहुत छोटी चीज है। नहीं साहब, जब आप पर इनकम टैक्स के झूठे केस किए जाएंगे, जब प्रवर्तन निदेशालय आपको पूरे दिन बिठाकर आपको परेशान करेगा, जब आपकी पत्नी को बच्चों से दूर कर दिया जाएगा, तो ये चुनौती आसान नहीं होती, मगर उसका हम सामना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है, मुझे अपने परिवार से मोहब्बत है। बेशक मेरी पत्नी यहां हफ्ते के 6 दिन नहीं रहती, मगर मैं उसकी शिकायत नहीं करता हूं, क्योंकि बच्चों के प्रति जितनी जिम्मेदारी एक पत्नी, एक औरत की है, उतनी ही जिम्मेदारी एक पति, एक पुरुष की है। हमारे समाज में यह मान लिया जाता है कि साहब, जो पति है वो बच्चों की देखरेख नहीं करेगा, सिर्फ औरत करेगी। ये गलत है। जिस दिन से मैंने अपने बच्चों को अपनी गोद में रखा था ना, तब से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। और तभी से मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इनकी परवरिश और इन्हें बड़ा करने में सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी का योगदान होगा। नहीं, जितनी जिम्मेदारी उनकी थी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ मैंने उनकी परवरिश की थी। इस बात का गर्व है मुझे। मगर यह लड़ाई आसान नहीं होती है। इस लड़ाई में कई पत्रकारों को कई कीमतें चुकानी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए, बीबीसी एक बहुत बड़ी संस्था है। उनको अगर ये सरकार परेशान करेगी तो उनको बचाने के लिए उनकी सरकार भी आएगी, बड़े बड़े वकील आएंगे। न्यूज क्लिक, जिसके लिए मैं कंटेंट करता हूं, वो एक छोटी संस्था है। ये सरकार अगर उसे परेशान करती रहेगी तो उसे भी लड़ते रहना पड़ेगा, और वो लड़ रही है। न्यूज क्लिक क्यों लड़ रही है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो अभी भी अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों को जो है जगह दे रही है अपने मंच पर, ताकि वो अपनी बात रख सकें।
अगर न्यूज क्लिक को समझौता करना होता तो प्रबीर पुरकायस्थ मेरे सामने आ सकते थे, कह सकते थे अभिसार हमें ये सरकार बहुत परेशान कर रही है, माफ कीजिएगा मगर अगर आप कार्यक्रम करना बंद कर दें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये वो प्रबीर पुरकायस्थ थे जिन्हें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने, जहां तक मुझे याद है, करीब 1 साल तक जेल में रखा था। ये वो प्रबीर पुरकायस्थ है। वो डरे नहीं, वो अभी अपनी बात कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी बात रख रहे हैं। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं क्यों। कभी कभी मुझे खुद लगता है दोस्तों कि मैं ही न्यूज क्लिक के लिए कार्यक्रम करना बंद कर दूं, मगर वो लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता की आवाज बनना चाहते हैं। वो जानते हैं इसकी बहुत बड़ी कीमत है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है और ये कीमत कई पत्रकार चुका रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी सुना था भाजपा के उस गालीबाज प्रवक्ता को, उसने कहा कि भाई अगर बीबीसी पे रेड पड़ गई या इनकम टैक्स का सर्वे हो गया तो चिंता क्या है, प्रक्रिया होने दो, डरने की क्या बात है। इससे वाहियात बात कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। प्रक्रिया ही सजा है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इनकम टैक्स विभाग ने मेरे खिलाफ 14 करोड़ की टैक्स चोरी का केस किया था, मगर वो लड़ाई में लड़ा, मेरी पत्नी भी लड़ी, हम दोनों वो मुकदमा जीते। बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी अदालत ने अपने आदेश में इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ। हम जीत तो गए, मगर उससे पहले जो 4-5 साल थे वो हमारे लिए किसी यातना से कम नहीं थे, किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। हर महीने, हर 2 महीने हमें इनकम टैक्स विभाग बुलाकर हमसे ये कह रहा है कि ये दस्तावेज दो, वो दस्तावेज दो। ये लड़ाई आसान नहीं होती दोस्तों। खासकर जिन लोगों ने आपके खिलाफ वो लड़ाई छेड़ रखी थी, उन्हें सरकार का पूरा संरक्षण हासिल था, मगर हमने वो लड़ाई लड़ी, हम जीते। हां, कल को दोबारा ये सरकार चाहे तो वो कृपा मुझ पर कर सकती है। अब वो लड़ाई लड़ने को लेकर मैं पहले से ज्यादा तैयार हूं। मैं वो लड़ाई लड़ूंगा, मगर ये लोकतंत्र तो नहीं हुआ ना दोस्तों। एक पत्रकार को काम करने के लिए ये माकूल माहौल तो नहीं हुआ। आप उसके लिए गतिरोध पैदा कर रहे हैं, उसके रास्ते में रोड़े पैदा कर रहे हैं ताकि वो सत्ता से सवाल ना कर सके। और यही दुर्भाग्य है इस देश का कि कोई सत्ता से सवाल करे, आप उसके लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दें कि वो ये सोचने लगे कि साहब मैं पत्रकारिता ही छोड़ दूं। और कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने सोचा है कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, क्योंकि मैं खुद को, अपने परिवार को कितना परेशान करूं, मगर मैं वो सवाल कर रहा हूं और लगातार करूंगा। मैं पीछे क्यों हटूंगा बताइए। जैसे मैंने कई बार कहा है, अगर आपको इनकम टैक्स विभाग को भेजना है तो भेजिए, अगर आपको फिर से प्रवर्तन निदेशालय को भेजना है भेजिए, आप सीबीआई को भी भेज दीजिए, आपको जो मर्जी करना आप करिए। मैं बैठा हूं यहां पर, देखिए ना, मैं अपने घर से कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरे पीछे कोई स्पॉन्सर्स भी नहीं है। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप तो मेरे तमाम बैंक अकाउंट्स खंगाल चुके हैं ना। आप में से कई लोग गाली देते हैं, इस सरकार का प्रचार तंत्र गाली देता है कि फलाना पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें पैसे देती है, ये वो। अरे चुनौती देता हूं, एक पैसा अगर इधर का उधर आया हो तो साबित कर दो, क्योंकि अगर वो साबित हो जाएगा उसी वक्त आप मुझे सूली पर चढ़ा देंगे, मगर आप साबित नहीं कर सकते, इसलिए आप परेशान करना चाहते हैं।